बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय शिव कुमार सर में। और आज हम चर्चा करेंगे धातु और अधातुओं के भौतिक गुणों की। अगर देखा जाए तो हम यहाँ पर गुण, यहाँ पर धातु और यहाँ पर अधातु डालेंगे। पहले गुण की चर्चा करेंगे भौतिक गुण की, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था पर चर्चा करें तो धातु अधिकतर ठोस होती हैं, परंतु एक Hg है पारा, एक Ga है, एक Cs है, एक Fr है। इनको छोड़कर शेष सभी धातुएं ठोस होती हैं। Hg, Ga, Cs और Fr को छोड़ करके शेष सभी धातुएं क्या होती है? ठोस होती हैं। और ये सभी क्या होती हैं? द्रव होती हैं। और जो अधातु है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं पाई जाती हैं। ठोस, द्रव व गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। जैसे हम बात करें सल्फर की, फास्फोरस की, तो ये क्या होते हैं? ठोस होती हैं। अगर ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन कैसी होती है? द्रव होती है। और हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, आपका नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सभी क्या होती हैं? गैस होती हैं। तो सल्फर, फास्फोरस ठोस है। आयोडीन भी ठोस होती है। अगर हम बात करें तो आयोडीन भी ठोस होती है। ब्रोमीन द्रव होती है। हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि ये सभी क्या होती हैं? गैसें होती हैं। अब दूसरा बात करते हैं पारदर्शिता की। पारदर्शिता, तो आपको मालूम है कि ये जो धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं? ठोस होती हैं। और जो ठोस होते हैं वो क्या होते हैं? अपारदर्शी होते हैं या नहीं होते हैं? अपारदर्शी किसे कहते हैं? जिससे आर पार देखा जा सके उसे कहते हैं पारदर्शी। और जिससे आर पार न देखा जा सके उसे कहते हैं अपारदर्शी। और जिसका केवल आभास कर सके हम, स्पष्ट चेहरा न देख सकें, उसे कहते हैं हम पारभासी। उसे क्या कहते हैं? पारभासी। तो जो धातुएं होती हैं, क्योंकि धातुएं कैसी होती हैं? ठोस होती हैं। तो धातुएं ठोस होने के कारण अपारदर्शी होती हैं। कैसी होती हैं? अपारदर्शी होती हैं। और आपको मालूम है कि गैसें कैसे, धातुएं क्या होती हैं? धातुएं ठोस भी होती हैं तो अपारदर्शी होंगी या नहीं होंगी? द्रव होती हैं तो पारभासी होंगी या नहीं होंगी? और गैसें होती हैं, गैस कैसी होती हैं? पारदर्शी होंगी या नहीं होंगी? तो अधातुएं पारदर्शी, अपारदर्शी व पारभासी होती हैं।
कैसी होती हैं? पारभासी होती हैं। यानी इनमें तीनों गुण पाए जाते हैं। ये पारदर्शी भी होती हैं, अपारदर्शी भी होती हैं और पारभासी भी होती हैं। अब बात करें धात्विक चमक की। क्या बात करें? चमक। तो धातुओं में एक प्रकार की चमक पाई जाती है, धातुओं में एक प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं, जिसे धात्विक चमक कहते हैं। इनमें क्या है? ग्रेफाइट और हीरा को छोड़कर शेष धातुओं में चमक नहीं पाई जाती है। केवल ग्रेफाइट और हीरे, इन दो में चमक पाई जाती है और ग्रेफाइट और हीरे को छोड़ करके किसी में चमक नहीं पाई जाती है। अब तीसरे गुण की बात, चौथे गुण की बात करें तो तन्यता। तन्यता क्या होती है? धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है और अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। तन्यता कहते हैं तन्ने से। आपको मालूम है सोना है, कितना तन जाता है? सोने के आभूषण बनते हैं, 1 ग्राम 10 ग्राम सोने की इतनी बड़ी चेन बन जाती है। एल्युमिनियम के तार बनाए जाते हैं क्योंकि वो तन्य होती हैं। क्यों? क्योंकि धातुएं ठोस होती हैं और ठोस वस्तु को हम तान सकते हैं। लेकिन धातुएं कैसी होती हैं? ज्यादातर धातुएं कैसी होती हैं? गैस होती हैं और द्रव होती हैं। लेकिन अगर धातुएं ठोस भी होती हैं तो ज्यादा ठोस नहीं होती हैं, ये नरम ठोस होती हैं। इसलिए अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। अब अगले पॉइंट को देखते हैं। अब देखते हैं नंबर 5वां, आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता तो धातु कैसी होती हैं? आघात वर्धनीय होती हैं। आघात वर्धनीय होती हैं। यानी धातुओं में अगर चोट मारें, धातुएं कैसी होती है? ठोस होती हैं और ठोसों में अगर हम चोट मारेंगे तो क्या हो जाती हैं? बढ़ जाती हैं। तो इस गुण को ही हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। आघात माने चोट मारना, वर्धनीयता माने बढ़ना, चोट मारने पर बढ़ना। तो धातुएं ठोस होने के कारण आघात वर्धनीय होती हैं और अधातु कैसी होती हैं? आघात वर्धनीय नहीं होती हैं। आघात वर्धनीय नहीं होती हैं। अगला गुण विद्युत और ऊष्मा की सुचालक या चालकता देखते हैं। चालकता। चालकता में क्या होगा? धातुएं विद्युत और ऊष्मा की चालक होती हैं।
धातुएं वैद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। और अधातुएं अचालक होती हैं। वैद्युत एवं ऊष्मा की को चालक कह लीजिए या अचालक कह लीजिए, होती हैं। अगला गुण देखते हैं। आघात प्रतियोगिता हो गया, तन्यता हो गया, और गुण रह गया आपका भंगुरता। क्या हो गया? भंगुरता। भंगुरता क्या है? टूटना। तो क्योंकि धातुएं ठोस होती हैं इसलिए भंगुर नहीं होती हैं। क्या है? भंगुर नहीं होती हैं। और ये क्या होती हैं? भंगुर होती हैं। अधातुएं भंगुर होती हैं। अगला पॉइंट, 8वां पॉइंट अगर हम देखें तो धातुओं का 8वां जो गुण होता है, धातुओं का 8वां गुण होता है ध्वनि। क्या गुण होता है? ध्वनि। आपको मालूम है कि धातुएं कैसी होती है? ठोस होती हैं, और जब किसी ठोस को पीटा जाता है तो उसमें से एक अलग ध्वनि निकलती है, और यह ध्वनि किससे निकलती है? केवल धातुओं से निकलती है। आपने देखा होगा कि स्कूलों में पीतल का घंटा होता है, उसे अगर मारो तो कितनी दूर तक आवाज जाती है। लोहे को अगर आप पीटिए, उस पर चोट मारिए, तो लोहे की आवाज कितनी दूर तक जाएगी। तो धातुओं में ध्वनि पाई जाती है। धातुओं में ध्वनि पाई जाती है, लेकिन इनमें ध्वनि नहीं पाई जाती है। अधातुओं में ध्वनि नहीं पाई जाती है। ध्वनि नहीं पाई जाती है। अगला अगर नंबर देखें हम 9वां, तो 9वां नंबर क्या होगा? इनका वैद्युत अपघटन अगर हम करें, क्या करें? वैद्युत अपघटन करें। अगर वैद्युत अपघटन करें तो आप बताइए धातुएं क्या बनाती हैं? धनायन बनाती हैं या नहीं धनायन बनाती हैं? जब धातुएं धनायन बनाएंगी तो हमारे पास अगर एनोड और कैथोड रखें, प्लस और माइनस को रखें हम, तो धातुएं धनायन बनाएंगी, वो ऋण की ओर आकर्षित होंगी या धन की ओर आकर्षित होंगी? जाहिर सी बात है कि धातुएं जब धनायन बनाती हैं तो धन किधर आकर्षित होता है? ऋण की ओर। और ऋणायन किधर आकर्षित होगा? धन की ओर। तो अगर धातुओं का वैद्युत अपघटन किया जाए, यानी 2 इलेक्ट्रोड लगा करके उनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, इलेक्ट्रोड लगा करके विद्युत धारा प्रवाहित करने को ही वैद्युत अपघटन कहते हैं। 2 इलेक्ट्रोड लगाए, एक धन कैथोड एक एनोड, एक धनोद एक ऋणोद। तो अब बताइए धातुएं क्या होती हैं? धनायन। धातुएं क्या बनाती है? धनायन। जब धातुएं धनायन बनाएंगी तो वो किधर होंगी? कैथोड की ओर आकर्षित होंगी या नहीं होंगी? तो वैद्युत अपघटन करने पर धातुएं क्या होती हैं? धातुएं कैथोड पर एकत्रित हो जाती हैं। और अधातुओं पर ऋण आवेश होता है, और ऋण आवेश होने के कारण वो कहां एकत्रित होंगी? एनोड पर। तो अधातुएं एनोड पर एकत्रित हो जाती हैं।
और अब बात करें हम ऑक्साइडों की, किसकी? ऑक्साइडों की। तो धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं बेटा, धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? आपको मालूम है कि धातुएं क्या बनाती हैं? क्षार बनाती हैं। जितनी भी धातुएं हैं वो OH से क्रिया करती हैं और जितनी अधातुएं वो H+ से क्रिया करेंगी। तो धातुओं के ऑक्साइड कैसे होंगे? क्षारीय होंगे या नहीं होंगे? धातुओं के ऑक्साइड क्या बनाएंगे? देखिए धातु है हमारा Na2O सोडियम ऑक्साइड, और इसको अगर हम जल में घोले, किसमें घोले? जल में, तो बताइए ये जल किसमें टूटेगा? H और OH में टूटेगा या नहीं टूटेगा? अब ये O और H मिलकर एक OH हो गया और एक OH हो गया, तो दो OH हो गए, तो क्या बनेगा? NaOH बनेगा या नहीं बनेगा? तो धातुओं के जो ऑक्साइड होंगे वो क्या बनाते हैं? क्षार बनाते हैं या नहीं बनाते? जब धातुओं के ऑक्साइड जल में घोलकर क्षार बनाते हैं तो इनके ऑक्साइडों की प्रवृत्ति कैसी होगी? क्षारीय होगी या नहीं होगी? तो धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। अब देखिए अधातुओं के ऑक्साइडों की बात करें हम, तो अधातुओं के ऑक्साइड सपोज कीजिए हमने किया SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, और इसको अगर हम जल में घोलेंगे तो क्या बनेगा? H2SO4 बनेगा या नहीं बनेगा? बताइए। जब H2SO4 बनेगा तो क्या बन रहा है? अम्ल बन रहा है या नहीं बन रहा है? तो अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होंगे? अम्लीय होंगे या नहीं होंगे? ऐसे ही NO2 नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, और इसको अगर हम जल में घोलेंगे तो बताइए क्या बनेगा? HNO3 बनेगा या नहीं बनेगा? HNO3 बनेगा या नहीं बनेगा? तो HNO3 जो बन रहा है तो कैसा बन रहा है? अम्लीय बन रहा है या नहीं बन रहा है? तो अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो ये तो धातु और अधातुओं के भौतिक गुण रहे। अब हम धातु और अधातुओं के रासायनिक गुणों की तुलना करेंगे। मैं अलग हटता हूं, आप इसको ले सकते हैं। अब हम धातु और धातुओं के रासायनिक गुणों की व्याख्या करेंगे। अभी हमने क्या देखे थे? धातु और धातुओं के भौतिक गुणों की तुलना की थी। अब धातु और धातुओं के रासायनिक गुणों की तुलना करेंगे। तो पहला, आयन बनाने की प्रवृत्ति। आयन बनाने की प्रवृत्ति। आपको मालूम है धातु और अधातु दोनों क्या होती हैं? आयन बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? धातु और धातु क्या बनाते हैं? आयन बनाते हैं। धातुएं क्या करती हैं? धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं, जबकि अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाती हैं। देखिए धातु क्या है? सोडियम है। सोडियम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और क्या बना लेगा? धनायन बनाएगा या नहीं बनाएगा? कैल्शियम है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, क्या बनाएगा? कैल्शियम धनायन बनाएगा नहीं बनाएगा? और ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा? मैंने पिछली वीडियो में आवर्त सारणी बना करके आपको बताई थी, और उसके हिसाब से हम पता कर सकते हैं कि कौन 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, कौन 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। सोडियम फर्स्ट ग्रुप का तत्व है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा।
कैल्शियम दूसरे वर्ग का तत्व है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। एल्युमिनियम तीसरे वर्ग का तत्व है इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करके एल्युमिनियम धनायन बनाएगा। इसी प्रकार से जो अधातुएं हैं, अधातु क्या है आपकी क्लोरीन है, एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी, यहां पर 2 क्लोरीन गैस है और ये क्या करेगी 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी और क्या बना लेगी ये क्लोरीन ऋणायन बनाएगी या नहीं बनाएगी। ऐसे ही नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है या नहीं है। तो एक ये जो नाइट्रोजन है ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी और क्या बनाएगी बताइए। अब एक नाइट्रोजन 3 करेगी तो 2 नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन है बताइए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी या नहीं करेगी। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगी या नहीं करेंगी बताइए। तो अधातुएं क्या होती हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं, जब धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती हैं। तो पहला रासायनिक गुण क्या है आयन बनाने की इनकी प्रवृत्ति होती है। दूसरा रासायनिक गुण अगर हम देखें तो दूसरा रासायनिक गुण मैंने अभी आपको बताया था कि ऑक्साइड बनाने का गुण, ऑक्साइड बनाने का गुण। अब ऑक्साइड क्या है जो धातुएं होती हैं ऑक्सीजन से क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं, वह अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं अधात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। अब बताइए और धातुएं हम समीकरण लिख सकते, धातुएं जब ऑक्सीजन से क्रिया करेंगी तो वो क्या बनाएंगी धात्विक ऑक्साइड। और अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करेंगी क्या बनाएंगी अधात्विक ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड बनाएंगी। अब देखिए अगर हम इनका उदाहरण देखें तो क्या होगा धातु ले लिया हमने सोडियम, और सोडियम की क्रिया अगर ऑक्सीजन से कराएंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि सोडियम पर आवेश कितना होता है 1 धनायन। सोडियम पे क्या होता है 1 धनायन होता है, ऑक्सीजन पर 2 ऋणायन होते हैं। तो यहां पर क्या होगा 1 ऑक्सीजन से 2 सोडियम क्रिया करेंगे या नहीं करेंगे, और धात्विक ऑक्साइड क्या बनेगी Na2O। बताइए 1 धनावेश था और इस पे 2 ऋणावेश हैं तो 2 ऋणावेश हो गए या नहीं हो गए। अब बताइए यहां पर ऑक्सीजन कितनी है 2, यहां पर ऑक्सीजन कितनी है 1, तो 2 का गुणा कर दें 2N2 हो गया या नहीं हो गया। सोडियम कितने हो गए 4, यहां सोडियम कितना है 1, तो 4 का गुणा कर दीजिए, समीकरण संतुलित हो गया। ऐसे ही अगर कैल्शियम है और कैल्शियम को ऑक्सीजन से क्रिया कराएं तो क्या बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ 1, 2 का गुणा कर दीजिए, यहाँ कैल्शियम 2, यहाँ कैल्शियम 1, 2 का गुणा कर दीजिए। अगर एल्युमिनियम की क्रिया हम ऑक्सीजन से कराएं तो मैंने पहले आपको बताए थे बेसिक केमिस्ट्री के वीडियो में कि यहाँ एल्युमिनियम हो गया, यहाँ ऑक्सीजन हो गया, यहाँ 3 आवेश होता है, इस पर 2 आवेश होता है,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, Al2O3 बनेगा या नहीं बनेगा बताइए। तो ये क्या बन जाएगा, Al2O3। अब यहां पर ऑक्सीजन 3, यहां पर ऑक्सीजन 2, तो यहां क्या करना, हमें 3 से गुणा कर देना है। जब यहां 3 से गुणा करेंगे ये कितने हो गए, 3 दूनी 6 हो गए। यहां 3 है तो 2 का गुणा कर दीजिए। एल्युमिनियम कितने, यहाँ 1, यहाँ कहें 4, 2 दूनी 4, 4 का गुणा कर दीजिए। तो कहने का मतलब क्या है, धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु का ऑक्साइड बना रही हैं। इसका क्या नाम है, सोडियम ऑक्साइड। इसका क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका क्या नाम है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसी प्रकार अगर हम अधातुओं को देखें, अधातुओं को देखें तो कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। अधातुओं का ऑक्साइड हुआ या नहीं हुआ। दूसरी बात, अगर हम नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से क्रिया कराएं क्या बना लेगा, NO2 बना लेगा। अगर हम सल्फर की ऑक्सीजन से क्रिया कराएं क्या बना लेगा, SO2 बना लेगा। तो अधातुएं क्या होती हैं, ऑक्सीजन से क्रिया करके अधातु का ऑक्साइड बताइए। अधातु है, ये ऑक्साइड है, तो अधातु का ऑक्साइड हो गई नहीं हो गई, क्या नाम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो धातु ऑक्सीजन के क्रिया करके धातु का ऑक्साइड और अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करके अधातु का ऑक्साइड बनाते हैं। दूसरी बात, अगर हम बात करें हाइड्रोजन और कार्बन, इनके 2 ऑक्साइड होते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेता है, जल बना लेता है। क्या बना लेता है, जल बना लेता है। ऐसे ही कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना लेता है। तो ये जो जल और कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं, कौन कौन, जल और कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं, ये दोनों ऑक्साइड, इन दोनों अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। इनके ऑक्साइड क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। बाकी मैंने पिछले टॉपिक में आपको बताया था कि अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। लेकिन इन दोनों अधातुओं के ऑक्साइड में से ब्रैकेट में बंद करता हूं, इन दोनों अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन के कौन कौन से, हाइड्रोजन का ऑक्साइड H2O जल और कार्बन का ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। अब एक और पॉइंट मैंने बताया, स्क्रीन को शॉर्ट ले लीजिए। ओके, अब मैंने एक और बात आपको बताई थी कि अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय, और धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। क्या बताया था, तीसरा पॉइंट, धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय, और अधातुओं के ऑक्साइड अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। अब एक बात बताइए, और इनके ऑक्साइड, ये दोनों ऑक्साइड क्या होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन के, उदासीन होते हैं, ना अम्लीय होते हैं न क्षारीय होते हैं। अब एक बात बताइए मुझे, मैंने ये धातु का ऑक्साइड लिया कौन सा, Na2O, और इस धातु के ऑक्साइड को पानी में घोला। जब मैं इस धातु के ऑक्साइड को पानी में घोलूंगा तो मुझे NaOH प्राप्त होगा। क्या है ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, क्षार है या नहीं है। तो धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड, गलत लिख गया, धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। और अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। अब बताइए, अगर मैं इसकी बात करूं, किसकी, कैल्शियम ऑक्साइड की, और इसको अगर हम पानी में घोलें तो क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा या नहीं होगा। कैल्शियम ऑक्साइड को कच्चा चूना कहते हैं, पानी में से घोले तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, भुजा हुआ चूना कहते हैं। तो बताइए, धातुओं के ऑक्साइड को जल में घुलने पर हमें क्या प्राप्त होता है, क्षार प्राप्त होता है। इसलिए धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। इसको देखो, Al2O3 को अगर हम पानी में घोलेंगे
तो हमें प्राप्त होगा AlOH का होल थ्राइस। और अगर यहाँ 2Al है, 2Al कर दीजिए। अब ये कितने, 3 दूनी 6, यहाँ 3 का गुणा कर दीजिए। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड को अगर हम पानी में घोलेंगे तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। बताइए क्षार प्राप्त हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इसलिए धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। अब बात करते हैं अधातुओं के ऑक्साइड। अगर हम CO2 को जल में घोलें तो हमें H2CO3 प्राप्त होगा। अम्ल प्राप्त होगा या नहीं होगा। हालांकि ये जो अम्ल होता है H2CO3 ये अस्थायी होता है, ये पुनः इनमें टूट जाता है। और ये क्रिया क्या होती है, अनुत्क्रमणीय क्रिया होती है। क्यों, CO2 H2O से क्रिया करके H2CO3 बना लिया और ये पुनः किस में कन्वर्ट हो गया, CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है। अब बताइए सल्फर का ऑक्साइड है SO3 और इसको अगर हम पानी में घोलें तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, H2SO4 प्राप्त हो जाता है। तो बताइए अधातुओं का ऑक्साइड कैसे हो गए। अधातुओं को पानी में घोलने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, अम्ल। जब हमें अधातुओं को पानी में घोलने पर अम्ल प्राप्त होगा तो अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला पॉइंट आता है जल से क्रिया। क्या आ गया, जल से क्रिया। अब बताइए धातुएं जल से क्रिया करके क्या बनाती हैं, धातुएं जल से क्रिया कराकर धातु ऑक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस को निर्मुक्त करती हैं। अगर धातुओं की क्रिया जल से की जाए तो क्या प्राप्त होता है, धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त होती है। लेकिन अधातुओं की अगर हम जल से क्रिया कराएं, अधातुओं की अगर हम जल से क्रिया कराएं तो नो रिएक्शन होता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। यानी अधातुएं जल से कोई क्रिया नहीं करती हैं, अधातुएं जल से कोई अभिक्रिया नहीं करती हैं। अब देखिए उदाहरण, अगर हम जिंक धातु को लें, किसको लें, जिंक धातु को लें और इसकी अगर हम जल से क्रिया कराएं तो जिंक धनायन होती है, ये धन और ये ऋण होता है तो क्या बना लेगा, ZnO बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त करेगा। ऐसे ही अगर हम कैल्शियम की जल से क्रिया कराएं, क्या बनाएगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त करेगा। अगर हम सोडियम की जल से क्रिया कराएं तो क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड बना लेगा और हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त कर देगा। लेकिन इनमें भी अगर बात करें हम, नोट लिख देता हूं, अगर बात करें हम किसकी, कॉपर की, बात करें हम Ag की, बात करें हम Au की, बात करें हम Pt की, तो ये जल से क्रिया नहीं करती हैं, जल से क्रिया नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि ये बहुत कम क्रियाशील धातु होती हैं। ये बहुत कम क्रियाशील धातु होने के कारण Cu Ag Au Pt ये धातुएं जल से कोई क्रिया नहीं करती हैं। अब अगला नंबर देते हैं हाइड्रोजन से क्रिया। अगला क्या है, हाइड्रोजन से क्रिया। किससे, हाइड्रोजन से क्रिया देखते हैं। अब देखिए अगर हम धातुओं की क्रिया हाइड्रोजन से कराएं, धातुओं की क्रिया अगर हम हाइड्रोजन से कराएं तो हमें धातु हाइड्राइड प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं, धातु हाइड्राइड प्राप्त होते हैं। और अगर हम अधातुओं की क्रिया हाइड्रोजन से कराएं तो हमें अधातु हाइड्राइड प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, अधातु हाइड्राइड प्राप्त होते हैं। अब देखिए उदाहरण में देता हूं आपको,
धातु हमने ले लिया सोडियम, और सोडियम की क्रिया अगर हम हाइड्रोजन से कराएंगे तो हमें NaS सोडियम हाइड्राइड प्राप्त होगा। अगर कैल्शियम की क्रिया हम हाइड्रोजन से कराएं तो हमें क्या प्राप्त होगा? कैल्शियम हाइड्राइड प्राप्त होगा। अगर हम जिंक की क्रिया हाइड्रोजन से कराएं क्या प्राप्त होगा? जिंक हाइड्राइड प्राप्त होगा। यानी धातुओं की क्रिया अगर हम हाइड्रोजन से कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? धातु हाइड्राइड प्राप्त होंगे। ये क्या है? सोडियम हाइड्राइड। ये क्या है? कैल्शियम हाइड्राइड। ये क्या है? जिंक हाइड्राइड। लेकिन अगर धातुओं की क्रिया भी अगर हम हाइड्रोजन गैस से कराएं तो हमें अधातु हाइड्राइड प्राप्त होंगे। नाइट्रोजन की क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? अमोनिया प्राप्त हो जाएगी। अगर हम सल्फर की क्रिया हाइड्रोजन से कराएंगे तो हमें हाइड्रोजन सल्फाइड प्राप्त हो जाएगा। अगर हम फास्फोरस की क्रिया हाइड्रोजन से कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? PH3 प्राप्त होगा, फास्फीन प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त हो जाएगी? फास्फीन प्राप्त हो जाएगी। तो अधातु भी हाइड्रोजन से क्रिया करके अधातु हाइड्राइड बनाती हैं। और अधातु ले लीजिए, फास्फोरस ले लिया, सल्फर ले लिया, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन से क्रिया करेगी तो क्या बनाएगा? जल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। तो जिस प्रकार धातु हाइड्रोजन से क्रिया करके धातु हाइड्राइड बनाती हैं उसी प्रकार अधातु हाइड्रोजन से क्रिया करके अधातु हाइड्राइड बनाती हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अम्लों से क्रिया। अब क्या आ गई? अम्लों से क्रिया। अगर हम अम्लों से क्रिया देखें, क्या देखें? अम्लों से क्रिया देखें। अम्लों से क्रिया तो धातु अम्लों से क्रिया करके, कैसे अम्लों से? यहां पर तन और लिख देता हूं, तनु अम्लों से। धातु तनु अम्लों से क्रिया करके क्या बनाएंगी? लवण बनाएंगी। क्या बनाएंगी? लवण बनाएंगी और हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त करेंगी। लेकिन कौन सी धातु? जो वैद्युत रासायन श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं। वैद्युत रासायन श्रेणी में जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं वो तन अम्लों से क्रिया करके लवण बनाएंगी और हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त करेंगी। जबकि अधातुएं तन अम्लों से कोई क्रिया नहीं करती हैं। अधातुएं तन अम्लों से कोई क्रिया नहीं करती हैं। रोक पर देख ली। चलिए बस चला रहा। अब देखिए धातु क्या है? सोडियम है। और ये अगर HCl अम्ल से हम क्रिया कराएं, अम्ल कैसा होना चाहिए? तनु होना चाहिए। तो क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त होगी। अगर कैल्शियम है और सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराएं तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम सल्फेट लवण बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त हो जाएगी। अगर जिंक है और इसको अगर HCl से क्रिया करा दें क्या बन जाएगा? ZnCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त होगी। इस प्रकार जो अधातुएं हैं वो तन अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त करती हैं। एक और पॉइंट में आपको बताई दे रहा हूं। एक पॉइंट क्या है कि अगर जो अधातुएं हैं वो अधिक क्रियाशील अधातु यानी वैद्युत रासायनी में जो धातु ऊपर स्थित है वो अधिक क्रियाशील होती है, नीचे जो स्थित है वो कम क्रियाशील होती है। तो अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु के लवण से उस धातु को क्या कर देती है? विस्थापित कर देती है। अधिक क्रियाशील धातु हम क्या लिखे? हम अधिक क्रियाशील धातु, और अगर इसकी क्रिया करें कम क्रियाशील धातु लवण से। किससे? धातु लवण से। सो ये क्या करेगी?
कम क्रियाशील धातु को ये क्या करेगी, विस्थापित कर देगी और इसका स्थान ले लेगी और क्या बन जाएगा, अधिक क्रियाशील धातु लवण बन जाएगा और क्या हो जाएगा, कम क्रियाशील धातु अलग हो जाएगी, कम क्रियाशील धातु अलग हो जाएगी। अब उदाहरण देखते हैं हम, मतलब अधिक क्रियाशील धातु है, जैसे पोटेशियम धातु है और पोटेशियम धातु की क्रिया अगर हम सोडियम सल्फेट से कराएं तो ये जो पोटेशियम धातु है सोडियम को अपनी जगह से विस्थापित कर देगी और क्या बना लेगी, K2SO4 बना लेगी और सोडियम धातु अलग हो जाएगी। ऐसे ही सोडियम धातु है, अगर हम FeCl2 से क्रिया कराएं तो क्या बना लेगा, 2NaCl बना लेगा और Fe धातु क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। लेकिन अगर हम अलग ऐसे करें, अधिक क्रियाशील धातु की क्रिया अगर कम क्रियाशील धातु से कराएं तो ये कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई क्रिया नहीं होगी, कोई क्रिया नहीं होगी। अधिक क्रियाशील धातु तो कम क्रियाशील धातु के लवण से उस धातु को विस्थापित कर देगी, लेकिन कम क्रियाशील धातु अधिक क्रियाशील धातु के लवण से उस धातु को विस्थापित नहीं करेगी। आशा है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हम और उत्साह से आपको वीडियो बना करके दें। थैंक यू, धन्यवाद।